गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और हमने इसकी पिछली क्लास में 1 से 4 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसे जाकर आप जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, मतलब ये ऊपर से क्या है, खुला है, ठीक है, खुला हुआ है, कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या है, गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। और कहा गया बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए, ये शंकु है, शंकु के आकार का बर्तन है, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हमने जैसे ही इसमें गोलियां डाली, तो गोली जितनी डालेंगे, जितना भी गोलियों का आयतन होगा, उतना ही भाग पानी का बाहर गिर जाएगा, ठीक है। कितना गिरेगा कि पानी से जो भरा हुआ है ये बर्तन, उसका 1/4 भाग बाहर गिरता है। इसका मतलब गोलियों की जो संख्या का जो अनुपात है, जो गोलियों की संख्या का जो क्या है, जो आयतन है, उतना ही पानी बाहर गिरेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमें जो दिया गया है उसे हम पहले लिख लेंगे। देखिए, ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या दी गई है कितनी, शंकु की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रत्येक गोलियों की जो त्रिज्या दी गई है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे h हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और कैपिटल R हम लिखेंगे, कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो ये है गोले की ऊंचाई और गोले की शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या, ठीक है। और ये छोटी वाली त्रिज्या हो जाएगी किसकी, गोली की, और ये दी गई 0.5 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम सिंपल सा क्या लिखने वाले हैं कि जितनी भी गोली हैं लिखेंगे माना गोलियों की संख्या, माना गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या n है, ठीक है। अब n गुणे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, गोली का आयतन बराबर होगा। अब हमें नहीं पता कि गोलियां कितनी हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा, n गुणे एक गोली का आयतन, जितनी पूरी गोली होगी उस पूरी गोली का आयतन हो जाएगा, और कितना भाग बाहर गिरेगा, इस शंकु के आयतन का 1/4 भाग बाहर गिरेगा, और जितना भी गिर रहा है वो गोलियों के आयतन के बराबर होगा। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर इतनी गोलियां भरी हुई हैं तो इतना ही भाग बाहर गिरेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 1/4 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु के आकार का है, ठीक है। तो हमें यहाँ केवल फार्मूलों का यूज करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा n गुणे एक गोली का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब बराबर 1/4 गुणे शंकु का आयतन, क्योंकि इसमें कहा गया था
कि शंकु के आयतन का 1/4 भाग बाहर गिरता है। ठीक है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर। कौन सा आर रहेगा? कैपिटल आर रहेगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर जितना भी कट सकता है हम काट सकते हैं। पाई से पाई काटेंगे, 3 से 3 को काट देंगे। ठीक है, और यहाँ का परिमाण रखेंगे n, 4 गुणे r की वैल्यू देखिए 0.5 दिया गया है। 0.5 का होल क्यूब बराबर होगा 1/4 गुणे कैपिटल आर देखिए यहाँ पर दिया गया है 5 का होल स्क्वायर और ऊंचाई दी गई है 8। ठीक है, इसे हम लोग पक्षांतर कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ से केवल n की वैल्यू चाहिए और n है क्या? गोलियों की संख्या। ठीक है, तो ये होगा 1/4 गुणे 5 का स्क्वायर कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा? 25 आएगा और गुणे हो जाएगा 8। ये 4 भी नीचे आ जाएगा और इसका अगर हम लोग क्यूब करेंगे, 5 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो 25 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 125। लेकिन हमें क्या करना? 3 अंक पहले दशमलव लगा देना है। ठीक है, अब जो भी कटता है यहाँ पर काट सकते हैं। तो देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए हमें ऊपर 3 जीरो लगाने होंगे जिससे ये दशमलव हट जाएगा। अब ये दशमलव हट गया। ठीक है, और इसे हम लोग काटेंगे तो देखिए इसे काटेंगे 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 00। ठीक है, और काटेंगे 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 और उसके बाद इसे 2 से फिर काटेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा कितने बार में? 100 बार में। इसका मतलब गोलियों की जो संख्या आई वो कितनी थी? 100 थी। ठीक है, आप इसे आराम से अपने अनुसार इसे काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सा इसमें आपको करना क्या था, कहा गया था कि आप यहां से पढ़िए, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर गिर जाता है। इसका मतलब हमें करना क्या है? गोलियों की जो संख्या है उस संख्या के बराबर शंकु के आयतन का 1/4 भाग बाहर गिरता है। तो हमने इसीलिए यहाँ पर इस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये यानी n गुणे एक गोली का आयतन, क्योंकि हमें गोलियों की संख्या पता नहीं है। ठीक है, और जितना भी गोलियों का आयतन होगा शंकु के आयतन का 1/4 भाग बाहर गिर रहा है, इसलिए दोनों की जो मात्रा होगी, दोनों जो आयतन होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान को रखा, फार्मूले रखे, यूज किए, कटिंग किए तो कितना आ गया? 100। ठीक है, इसका मतलब जो गोलियों की संख्या है वो टोटल हमारी 100 है। तो चलिए लास्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। कहने का मतलब है कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 220 है और व्यास 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसी के ऊपर एक दूसरा बेलन रखा गया है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कहा गया है से लोहे का एक स्तंभ बना है। कहने का मतलब है बेलनाकार वो दोनों हैं, उन्हीं को मिलाकर एक लोहे का स्तंभ बनाया गया है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर द्रव्यमान का मतलब है वजन, वजन यानी कि आयतन, वो कितना आयतन है हमें वो ज्ञात करना है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर हमें जो दिया गया है उसे हम लिखेंगे। ऊंचाई 220 है। इस बड़े वाले बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 220 सेंटीमीटर है। ठीक है। और उसके बाद इसकी जो त्रिज्या, जो व्यास दिया गया है, व्यास है 24 सेंटीमीटर। ये जो व्यास दिया गया है ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है। और छोटे वाले बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर है। और उसके बाद उसकी जो देखिए यहाँ पर त्रिज्या दी गई है और यहाँ पर व्यास है। ठीक है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या दी गई है वो दी गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना छोटे बेलनाकार भाग, या लिखेंगे छोटे स्तंभ, छोटे स्तंभ की ऊंचाई हम स्मॉल एच मानेंगे। ठीक है। देखिए छोटा वाला बेलन है इसलिए हम छोटा स्मॉल एच मानेंगे। और वो कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और स्मॉल त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम लिखेंगे बड़े स्तंभ के लिए। ठीक है। ये लिख सकते हैं बड़े स्तंभ की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई हम कैपिटल एच मानेंगे। और ये दिया गया है 220 सेंटीमीटर और कैपिटल आर दिया गया है। देखिए व्यास 24 है लेकिन त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहां पर दे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 8 ग्राम के। ठीक है। और पाई का मान भी दिया गया है 3.14। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे कुल स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान। ठीक है। क्या लिखेंगे, स्तंभ का द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान न लिखकर अभी हम लोग लिखेंगे आयतन। ठीक है। कुल स्तंभ का आयतन, क्योंकि अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आयतन निकाल रहे हैं, आयतन। तो पहले हम लिख देंगे किसका, छोटे भाग का लिख सकते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे छोटे का। ठीक है। छोटे का भी लिख सकते हैं, बड़े का भी लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बड़े का ही लिखेंगे। बड़े स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन प्लस छोटे स्तंभ का आयतन, छोटे स्तंभ का आयतन। और आपको पता जो स्तंभ है वो कैसे हैं, बेलनाकार है, तो इसलिए बेलन का ही आयतन का फार्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि पाई कॉमन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पाई कॉमन कर लेंगे और यहाँ पर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच। मान को रखेंगे, पाई का मान हम रखेंगे 3.14। और देखिए कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का होल स्क्वायर। इसे हम लोग थोड़ा बड़ा कोष्टक बना देते हैं। ठीक है। और वैसे यहाँ इधर थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी इसलिए यहाँ पर ना लिखकर हम नीचे ही लिखेंगे। ठीक है। तो पाई का मान हो जाएगा 3.14। कैपिटल आर की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है, कैपिटल आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर गुणे कैपिटल एच दिया गया है 220,
तो 220 प्लस स्मॉल r दिया गया है 8 का स्क्वायर, तो 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और स्मॉल h दिया गया है 60। ठीक है, इसका हम लोग अब गुणा करेंगे तो 3.14, 12 का स्क्वायर करके 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, और 144 का 220 में अगर हम लोग इसका गुणा करवाएंगे तो गुणा आ जाएगा 31। आप अब गुणा करवा सकते हैं 31,680। ठीक है, इसका आप लोग गुणा करवा सकते हैं, और उसके बाद प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, और 64 को अगर हम लोग 6 में 64 को हम लोग 6 यानी 60 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3840। ठीक है, और यहाँ पर आने वाला है 3.14। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, दोनों को आप लोग अगर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35,520। ठीक है, और इसका हम लोग इसमें गुणा करवाएंगे तो गुणा करवाने पर आने वाला कितना है वो आ जाएगा कितना, इसका अगर हम लोग गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अभी ये तो आयतन निकल के आया, ठीक है, द्रव्यमान नहीं निकला है अभी। तो अब लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मात्रा मान है वो 8 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे कुल स्तंभ का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान निकालने के लिए हमें करना क्या है, सिंपल सा इस 8 का इसमें भाग देंगे, वो बन जाएगा ग्राम में। ठीक है, और इसमें गुणा करना, ठीक है, सॉरी भाग नहीं देना, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा इसका 111,532.8 गुणा कर देंगे 8 किसका, 8 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर 8 ग्राम का आ गया, तो ये पूरा बन जाएगा काहे में, ग्राम में बनेगा। ठीक है, और ग्राम को अगर आप लोग किलोग्राम में बदलना चाहें तो वो भी बहुत ही आसान है। तो पहले हम लोग इसका गुणा करेंगे तो फाइनल आएगा कितना, तो ये आ जाएगा 89, ये आएगा, आप लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 89,2262.4 ग्राम। ये आया आपका ग्राम में आंसर। ठीक है, आपको इसमें 1000 का भाग देना होगा, तो यहाँ पर शायद आपको ना दिख रहा हो, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 89,2262.4 में जैसे ही हम लोग 1000 का क्या देंगे, भाग देंगे, तो 3 अंक पहले दशमलव लग जाए, यानी यहाँ पर, यानी आ जाएगा 89,123.2.2624 किलोग्राम। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको करना क्या था कि बड़े बेलनाकार भाग का आयतन प्लस छोटे बेलनाकार भाग के आयतन को जोड़ देना था। जोड़ने के बाद मान को रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान कहा गया है कि 8 ग्राम रखना है, तो हमने यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कराया तो ये आ जाएगा। ठीक है, 1000 का भाग देंगे तो वो किलोग्राम में बदल जाएगा। ठीक है, वैसे तो हमारा आंसर इतना भी सही था, ग्राम में ही। ठीक है, उसमें ये नहीं कहा गया, तो आपको किलोग्राम में बदलना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे अब 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। इसमें कहा गया है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर वाले और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है,
मतलब कि ऊंचाई कितनी है 120 है और त्रिज्या क्या है 60 सेंटीमीटर वाला एक क्या है एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, और कहा गया इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे और बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। यानी कि शंकुआकार जो बर्तन है उसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। ऊंचाई किसकी 180 सेंटीमीटर है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि एक कोई लंबवृत्तीय क्या होगा बर्तन होगा, वो पानी से भरा हुआ है। जब पानी से भरा हुआ है तो उसमें किया गया है कि एक अर्धगोलाकार बर्तन के ऊपर एक शंकुआकार बर्तन है, उसको उस बर्तन में बेलनाकार बर्तन में डाल दिया गया है और जैसे ही हम लोग डालेंगे तो जितना इस शंकुआकार और अर्धगोले का जो बर्तन का जो आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है कि लंबवृत्तीय बेलन में से अगर हम अर्धगोले का आयतन और शंकु गोले का आयतन अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा जो पानी बचेगा वही शेष हमारा आयतन होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो विमाएं दी गई है उस विमा को हम लोग लिखेंगे। तो कहा गया देखिए एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, और देखिए ये जो शंकु की जो ऊंचाई है ये ऊंचाई कितनी दे दी गई है 120 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऊंचाई दी गई है और त्रिज्या कहा गया 60। तो ये 60 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या दी गई है ये। ठीक है, और जैसा कि आपको यहाँ पर ज्ञात है कि बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर, तो दोनों बेलन और शंकुआकार और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर ही होगी। और आगे क्या कहा गया है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में डाल दिया जाता है। ठीक है, जो बेलन की तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या भी कितनी है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, किसकी बेलनाकार जो भाग की ऊंचाई होगी वो कितनी है 180 सेंटीमीटर, ये कहा गया। आप यहां पर भी देख सकते हैं कि ये ऊंचाई हो जाएगी कितनी 120 हो जाएगी और ये त्रिज्या 60 है, तो इधर भी त्रिज्या कितनी होगी 60 ही होगी जी, हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो देखिए 120 और 60 180 टोटल हो जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमें जो दिया गया है उसे हम लिखेंगे। तो देखिए बेलनाकार भाग की जो भी ऊंचाई है उसे हम लोग कैपिटल एच से प्रदर्शित करेंगे और वो कितनी है 180 सेंटीमीटर, और शंकु की जो ऊंचाई है उसे स्मॉल एच से प्रदर्शित करेंगे और वो दिया गया है 120 सेंटीमीटर। त्रिज्या दोनों की सेम है और उसे हम मानेंगे स्मॉल आर, ये दिया गया है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन। हमें करना क्या है कि इस बेलनाकार भाग के आयतन से इन दोनों के शंकु और अर्धगोले के आयतन को घटा देना है, शेष पानी का आयतन निकल आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन माइनस कोष्टक लगा देंगे, क्योंकि यहां पर हम दो
दो बर्तन के आयतनों को जोड़ने वाले हैं, ठीक है, शंकु का और अर्धगोले का। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलिए यहां से हम पहले फार्मूला यूज करेंगे। तो बेलनाकार भाग का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच हो जाएगा प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ देखिए पूरे से आपको पाई तो कॉमन मिल ही रहा है, हम केवल पाई कॉमन करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये भी पाई, ये भी पाई, तो पाई तो हमने कर लिया कॉमन, बचा आर स्क्वायर कैपिटल एच, ठीक है, और माइनस इसे हम लोग बड़े कोष्ठक में लिख देते हैं 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यूब। आगे सॉल्व करेंगे तो पाई का मान हम लोग कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू दी गई है 60, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर गुणे कैपिटल एच 180 दिया गया है माइनस 1/3 60 का स्क्वायर गुणे और स्मॉल एच दिया गया कितना 120 प्लस 2/3 गुणे आर क्यूब यानी 60 का क्यूब, ठीक है, 60 का क्यूब हो जाएगा। ये वाला कोष्ठक यहाँ पर हम लगा देंगे और उसके बाद बड़ा कोष्ठक, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22/7। देखिए इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 6 का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर करेंगे 3600 आएगा और 3600 को 180 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 648 000, ठीक है, क्या आएगा 000 माइनस इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 3 × 3 3 चौक 12 0, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 और गुणे 4 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा कितना 1440, ठीक है, 1440 00 प्लस 2/3 और इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसे हम डायरेक्ट पूरा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 से इसे हम काटेंगे भी तो 3 दूनी 6 यानी कि कट जाएगा कितनी बार में, इसे 60 को केवल काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, फिर 60 का स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल इसे जब हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो इतना ही आएगा, कितना, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और उसके बाद ये होगा 22/7 और 648 000 माइनस दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को हम लोग जैसे ही जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 28,8 000, ठीक है, और उसके बाद इसे हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ से आने वाला है 22/7। इसे अगर अब हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कितना आएगा, इसको आप लोग देखिए 0 से 0 देखिए 000 घट जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर आएगा 3640 आएगा, ठीक है। और इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 7 का भाग देंगे 22 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11,31,428.57
सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर आप चाहें इसे मीटर बदलना तो आप क्या करेंगे कि 100 को 3 बार भाग देंगे तो आपका दशमलव यहाँ 6 अंक पहले आ जाएगा, यानी 1 दशमलव आएगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं या करके लिखेंगे 1.131। ये सारे अंक ना लिख के बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है, और लिख देंगे लगभग। और ये कहे में रहेगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। ठीक है, मीटर क्यूब में रहेगा, मीटर क्यूब। इसे लिखेंगे लगभग। तो आंसर आपके दोनों सही हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। इसमें कहा गया है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का जो आयतन है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और कहा गया जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है, मतलब अंदर की माप है। ठीक है, और कहा गया पाई का मान 3.14 की रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ये गोलाकार बर्तन दिख रहा है और उसकी गर्दन दिख रही है बेलन के आकार की। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया कि जिसकी लंबाई, किसकी, बेलनाकार गर्दन की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो ये दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और उसका जो व्यास है, ये व्यास ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर। और इसमें कहा गया है कि गोलाकार भाग का जो व्यास है, ये जो टोटल व्यास दिया गया है, ये 8.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका मतलब हमें 2 त्रिज्याएं मिलने वाली हैं, एक छोटी त्रिज्या और एक बड़ी त्रिज्या। तो चलिए यहाँ पर देखिए जो बेलनाकार गर्दन है उसकी त्रिज्या हम स्मॉल मानेंगे। ठीक है, व्यास 2 है और आपको पता है त्रिज्या व्यास का आधा होता है, यानी आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और कैपिटल आर निकालेंगे, देखिए 8.5/2 हो जाएगा। दशमलव हटाने के नीचे 0 लगाएंगे, दशमलव हटेगा। ठीक है, इसको आगे हम लोग काटेंगे, 5 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5, कितना बढ़ गया 3, 5 सते 35, 5 चौको 20, यानी आ जाएगा 17/4 सेंटीमीटर। और यहाँ से एक बात और आने वाली है, ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो बर्तन है पानी से भरा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम मान देते हैं कि पूरा का पूरा जो बर्तन है किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। ठीक है, गोलाकार भी और जो बेलन के आकार की जो गर्दन है वो भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का जो आयतन है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो मतलब हमें ज्ञात करना इस बर्तन का आयतन। तो लिखेंगे बर्तन का कुल आयतन। अब कुल हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर बेलनाकार भाग भी है और गोलाकार भाग भी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का आयतन प्लस, अच्छा यहाँ पर और क्या है, बेलन है। ठीक है, बेलन का
आयतन। चलिए हम फार्मूले का यूज करेंगे, तो होता है 4/3 पाई, कैपिटल आर रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि गोले का आयतन है, आर क्यूब प्लस इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो पाई को हम कॉमन करेंगे और ये हो जाएगा 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच, ठीक है। और यहाँ से हम लोग मान रखेंगे, पाई का मान कहा गया है 3.14 रखना है, ठीक है, ये दिया गया है। और यहाँ पर रखेंगे 4/3, आर की वैल्यू दी गई है 17/4 का होल क्यूब। एक काम करते हैं, इसको हम बड़े कोष्टक में रखेंगे, ठीक है, प्लस स्मॉल आर की वैल्यू दी गई है 1 का स्क्वायर और एच दिया गया है 8। आगे देखते हैं, तो 3.14, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, 4 से 4 काटेंगे तो यहाँ पर 16 बचेगा। ऊपर की यानी टोटल वैल्यू को अगर आप लोग हल करेंगे तो ये आने वाला है कितना, ये जो इसे आप लोग आराम से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, आराम से इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 44/13 बटे में कितना आएगा, बटे में आ जाएगा हमारा 16, 16 × 3 48 और प्लस में हो जाएगा 8, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3.14, एलसीएम कितना आएगा 48 ही आएगा, और ये हो जाएगा 44/13 प्लस 48 का 8 में गुणा कराएंगे, ठीक है। और जैसे ही 48 का 8 में गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 384, और इसे हम लोग जोड़ देंगे, इसको इधर नोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 मिनट बराबर का साइन लगा देते हैं, 3.14, इसे हम लोग जोड़ लेंगे आराम से। इसे आप लोग जोड़ेंगे तो 4 3 देखिए 7 हो जाएगा, यानी आ जाएगा ओवरऑल 52/98, ठीक है। इसका आप लोग गुणा करवाएंगे, गुणा करा के 48 का भाग देंगे तो यहाँ पर आने वाला है कितना, 346.81 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब बच्चे द्वारा निकाला गया जो आयतन था वो गलत था। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, लिखेंगे अतः बच्चे द्वारा निकाला गया उत्तर गलत है, ठीक है, ये हमें बताना था। तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन था, आपको करना केवल इसमें इतना था, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, फार्मूला रखना है, वैल्यू को रखना है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 346.81, ठीक है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं इसके आगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हैं, वो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक, कौन सी, विद्या प्रकाशन की। किसकी सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग विद्या प्रकाशन, ठीक है, जो विद्या प्रकाशन की एनसीईआरटी बुक है उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इस विद्या प्रकाशन में ही अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन करके कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि एक कागज के शंकु का शीर्ष कोण 2α तथा ऊंचाई 3h है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 शंकु आपको दिख रहे हैं और कहा गया है इसमें 2h तथा h ऊंचाई के 2 शंकु निहित हैं।
कहने का मतलब एक ये बड़ा सा शंकु है, उसी के अंदर ये दोनों शंकु बने हुए हैं। ठीक है, हमने इसे अलग अलग बनाया है ताकि आपको पूरी तरह से हम समझा सके। ठीक है, और कहा गया है कि पहले वाले का जो कोण है वो कितना है, वो है 2 अल्फा। ठीक है, और ऊंचाई दी गई है कितनी, इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो है 3h। ये जो कुल ऊंचाई है कितनी है, 3h है। और कहा गया इनमें से 2h तथा h ऊंचाई के दो शंकु निहित है। तो इसे हम मान लेते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो 2h है। ठीक है, ये 2h है और इसकी ऊंचाई है h। इसकी जो ऊंचाई है वो केवल h। ठीक है, और कहा गया है जिनके शीर्ष कोण क्रमशः 4 अल्फा और 6 अल्फा है। यानी इसका जो कोण है ये वाला शीर्ष कोण इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं शीर्ष कोण। और शीर्ष कोण कहा गया है कि 4 अल्फा है, इसका हो जाएगा 4 अल्फा, इसका कहा गया है 6 अल्फा दिया गया है। शंकुओं के बीच में घिरे हुए आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें करना क्या है, हमें पहले इनकी त्रिज्याएं निकाल लेनी है। ठीक है, तो लिखेंगे माना तीनों शंकुओं की त्रिज्या, तीनों शंकुओं की त्रिज्या मान लेते हैं R1, R2 व R3 है। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमने क्या माना है, R1 माना है, और इसकी त्रिज्या हमने क्या माना है, R2 मान लिया है, और इसकी त्रिज्या है R3। ठीक है, तो देखिए हमें त्रिज्या निकालनी जरूरी होगी क्योंकि बिना त्रिज्या के हम आयतन नहीं निकाल सकते। उसके लिए आप करेंगे क्या, आपको पता है कि इतना कोण कितना बनेगा, पूरा 2 अल्फा है तो इतना बनेगा अल्फा, और इतना बनेगा 2 अल्फा, और यहाँ पर बनने वाला जो इतना कोण होगा वो बनेगा 3 अल्फा। ठीक है, और हम एक बात यहाँ पर आपको हम एक बार बता देते हैं। जैसे मान लो हमें ये कोण दिया गया है, कितना दिया गया है, अल्फा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमें R1 ज्ञात है। आपको पता है कि यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो 19 डिग्री होगा, तो ये एक प्रकार का समकोण है। ठीक है, और हमें केवल R1 चाहिए, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, ये लंब हो जाएगी, ये हो जाएगी आधार, और ये हो जाती है कर्ण। ठीक है, तो हमें तो किससे मतलब है, R1 से मतलब। R1 निकालने के लिए हम किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा का। ठीक है, तो लिखेंगे पहले शंकु के लिए, क्या लिखेंगे, पहले शंकु, पहले शंकु के लिए त्रिज्या, पहले शंकु के लिए त्रिज्या। ठीक है, तो चलिए यहाँ से लगाएंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखिए मान को रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर लंब हो जाएगा। देखिए लंब होता है कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी R1 बटे आधार, ये आधार AO जो है कितना है, 3h है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3h। इसका पक्षांतर करेंगे तो R1 की वैल्यू हमें क्या आएगी, 3h इंटू tan अल्फा। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम दूसरे शंकु के लिए त्रिज्या निकालेंगे। लिखेंगे दूसरे शंकु के लिए त्रिज्या। ठीक है, तो दूसरे शंकु के लिए हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, tan। देखिए यहाँ पर थीटा आप देख सकते हैं, तो थीटा कितना बनेगा, 2 अल्फा,
तो ये हो जाएगा 2 अल्फा बराबर लंब बटे आधार, ये आपका मेन फार्मूला है। ठीक है, तो लंब हो जाएगा R2, तो R2 बटे आधार हो जाएगा 2h, क्योंकि कुल ऊंचाई कितनी है 2h है, तो यहाँ से आएगा 2h। यहाँ से R2 की वैल्यू निकल के आएगी, कितना आ जाएगा 2h इंटू tan 2 अल्फा। इसका नाम देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम तीसरे शंकु के लिए ऊंचाई निकालेंगे और त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, लिखेंगे तीसरे शंकु के लिए त्रिज्या। ठीक है, तो यहां पर भी सेम फार्मूला लगेगा, tan थीटा, यहां पर 3 अल्फा दिया गया है, तो यहां पर लिखेंगे 3 अल्फा बराबर लंब हमारा हो जाएगा यानी कि R3, तो हो जाएगा R3 बटे ऊंचाई देखिए कितनी दी गई है, h दी गई है, तो यहाँ पर आ जाएगा h। ठीक है, यहाँ से R3 की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो R3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, h इंटू tan 3 अल्फा। इसका नाम दे देंगे समीकरण 3। ठीक है, तो हमें फाइनल करना क्या है, कहा गया आयतनों का अनुपात निकालिए। तो हम पहले शंकु का आयतन निकालेंगे, दूसरे शंकु का आयतन निकालेंगे और तीसरे शंकु का आयतन निकालेंगे। ठीक है, और तीनों का हमें अनुपात निकाल लेना है। तो लिखेंगे यहां पर पहले शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन, इसे हम V1 नाम दे सकते हैं, और यहां से हम निकालेंगे 1/3 पाई R1 स्क्वायर h, ये फार्मूला होता है। ठीक है, सभी के देखिए ऊंचाई अलग अलग है, सभी की ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए यहां पर सिंपल सा आपको ये बता देते हैं कि ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का हम लोग उपयोग करके तीनों शंकुओं के आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए V1 बराबर हो जाएगा 1/3 पाई, R की जगह पर हम रखेंगे R1 का स्क्वायर और इंटू h। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा V1 बराबर 1/3 पाई, R1 की वैल्यू कितनी आई है 3h इंटू tan अल्फा, तो यहां पर लिखेंगे 3h इंटू tan अल्फा। ठीक है, तो इसका हम चलिए कोई समीकरण ना देकर सीधे सिंपल सा इसको वैसे का वैसा रखा रहने देंगे। तो ये V1 की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, और उसके बाद हमें मान भी यहाँ पर, अच्छा मान हमने रख दिया है, R1 की वैल्यू हमने रख दी। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर लगा है, तो इसका हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। और h की वैल्यू यहाँ पर देखिए गौर से, h की वैल्यू दी गई है 3h, तो यहाँ से हो जाएगा 3h। और आगे सॉल्व करेंगे तो V1 बराबर आ जाएगा 1/3 पाई गुणे 3h का स्क्वायर, tan का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक 9, h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा गुणे 3h। ठीक है, इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 त्रिक 27, ये आ जाएगा 27/3 h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसे काटना चाहे तो काट देंगे, लेकिन हम लोग काटेंगे नहीं अभी। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आया V1। अब देखिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम ये यहाँ तक मेटने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मेट देंगे। तो इतना हमने केवल साफ किया। ठीक है, तो लिखेंगे पहले शंकु
का आयतन, क्या लिखेंगे, पहले शंकु का आयतन तो हमने निकाल लिया है, लिखेंगे दूसरे शंकु का आयतन। ठीक है, तो लिखेंगे दूसरे शंकु का आयतन, और ये क्या हो जाएगा, इसे हम V2 मानेंगे। सेम टू सेम फार्मूले में हमें रखना होगा, तो होगा 1/3। यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, R2 रहेगा, R2 गुणे, देखिए इसमें हम H1 मानेंगे। ठीक है, ये फार्मूला यही रहेगा, इसमें हम H1 मानेंगे क्योंकि दो सभी की ऊंचाइयां अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पर हम रखेंगे 1/3 पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, और हो जाएगा H2, मान को रखेंगे, इसे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो हो जाएगा 1/3। R2 की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना आया था, 2H tan 2 अल्फा का स्क्वायर गुणे H2, मतलब यहाँ पर आप लिख लीजिएगा चाहे तो, ये हमारी H1 है, ये H2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा H3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम H2 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2H, तो ये हो जाएगा 2H। इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, H का स्क्वायर करेंगे तो H स्क्वायर tan स्क्वायर 2 अल्फा गुणे 2H। ठीक है, इसे भी साफ करेंगे, इसको इतना हम साफ कर देंगे। ठीक है, और यहां से फाइनल अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो 8/3 H स्क्वायर और H कितना हो जाएगा, H क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर और H ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसे आप थोड़ा सुधार लीजिएगा, तो ये भी हो जाएगा H क्यूब tan स्क्वायर 2 अल्फा, ये हो जाएगा आपका V2। अब हम तीसरे शंकु का आयतन निकालेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इसको हम मेटने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मान निकालने के बाद इसको हम क्या करेंगे, मेट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरे शंकु का आयतन, तीसरे शंकु का आयतन, और ये हो जाएगा V3। तो देखिए यहाँ पर R3 का मान हमें उपयोग में लेना होगा, और R3 का मान कितना दिया गया है, कहाँ पर है R3, ये दिया गया है। ठीक है, तीसरे समीकरण में, तो लिखेंगे V3 बराबर 1/3 पाई R3 का स्क्वायर H3। ठीक है, तो V3 बराबर आ जाएगा 1/3 पाई गुणे R3 की वैल्यू देखें कितनी आ गई है, दी गई है H इंटू tan 3 अल्फा का होल स्क्वायर गुणे H3 की वैल्यू केवल H है। ठीक है, इसे हम लोग फाइनल अगर गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखिए H का स्क्वायर हो जाएगा H क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3 पाई H क्यूब tan स्क्वायर 3 अल्फा। ये आपका देखिए ये हो जाएगा आपका V1। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा V2, और ये आपका हो गया V3। अब हमें फाइनल इनका अनुपात निकाल लेना है, तो अनुपात निकालने के लिए हमें इसको मेटना पड़ेगा, क्योंकि अब ये हमारे लिए यूज में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मेट देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप एक बार हमारे साथ सॉल्व कीजिए और एक बार अपने साथ अपने आप करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लाइन खींच देते हैं और लिखेंगे V1 अनुपात V2 अनुपात V3। ठीक है, हमें अनुपात ही ज्ञात करना था, तो चलिए आगे हम लिखेंगे।
यहाँ पर देखिए V1 की वैल्यू दी गई है कितनी, इसे हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे तो आएगा नहीं। तो ये हो जाएगा 27/3 h³ tan स्क्वायर अल्फा अनुपात V2 है 8/3, तो 8/3 h³ tan स्क्वायर 2 अल्फा और अनुपात हो जाएगा 1/3 पाई h³, 1/3 पाई। यहाँ पर भी देखिए पाई देखिए यहाँ पर छोड़ चुके हैं 1/3 पाई, ठीक है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पर पाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम पाई लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर पाई मिस्टेक से छूट गया था, ठीक है। ये हो जाएगा 8 पाई, यहाँ पर भी पाई लगा हुआ है, ये पाई लगाया हुआ V3 में, इसमें भी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाई छूट चुका है, तो 8 पाई हो जाएगा, और यहाँ पर भी 27 पाई और 1/3 पाई, और उसके बाद इसका हम लोग मान रखेंगे पाई h³ इंटू tan स्क्वायर 3 अल्फा। अब ये सभी के सभी अनुपात में है, जो कटे उसे हम लोग काट देंगे सिंपल सा। तो देखिए पाई से पाई को हम लोग काट देंगे, इस नीचे वाले 3 से 3 को भी काट देंगे, तो फाइनल हमारा आएगा ये 4³ से 4, h³ को h³ से भी काट देंगे, तो यहाँ पर बचेगा कितना 27 tan स्क्वायर अल्फा अनुपात 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा अनुपात, और क्या बचेगा, यहाँ पर कोई संख्या तो बचेगी नहीं, tan स्क्वायर 3 अल्फा। ये आपका फाइनल अनुपात होगा और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन लॉन्ग था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस संपूर्ण आइसक्रीम को समान आकार के शंकुओं जिनके ऊपरी सिरे अर्धगोलाकार हैं में 10 बच्चों में वितरित करना है, ठीक है। यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई इसकी आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या दी गई है वो तो दी गई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो दी गई है 15 सेंटीमीटर, और कहा गया है ये जो शंक्वाकार आइसक्रीम है इसको 10 बच्चों में वितरित करना है। इसका मतलब कि जितना भी इसमें आयतन यानी जितनी भी आइसक्रीम भरी है उस आइसक्रीम से हम 10 बच्चों को वितरित कर सकते हैं। और कहा गया है कि यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है, इसका मतलब अगर हम इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं, त्रिज्या r मान लेंगे, तो इसकी जो ऊंचाई होगी किसकी, शंक्वाकार की ऊंचाई, वो त्रिज्या की 4 गुनी होगी यानी 4 टाइम, ठीक है, 4r हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना शंक्वाकार या शंक्वाकार आइसक्रीम की त्रिज्या कितनी, r सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है, r सेंटीमीटर है, तो इसकी जो ऊंचाई है h वो हो जाएगी 4r, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे बेलन के लिए या बेलनाकार बर्तन के लिए,
ठीक है। बेलनाकार बर्तन के लिए ऊंचाई कितनी दी गई है? पहले हम त्रिज्या लिख देते हैं। त्रिज्या इसकी हम कैपिटल आर मानेंगे, ठीक है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और कैपिटल एच भी इसको हम मानेंगे, तो कैपिटल एच दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझिए, कहने का मतलब है कि जितनी भी आइसक्रीम भरी है इस बेलनाकार बर्तन में, यानी बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर होगा 10 शंकुआकार आइसक्रीम के आयतन के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर 10 गुणे शंकुआकार आइसक्रीम का आयतन। आइसक्रीम का आयतन, ठीक है। या शंकुआकार न लिखकर हम लिखेंगे, केवल लिख सकते हैं आइसक्रीम का आयतन, ठीक है। क्या लिखेंगे? 10 गुणे आइसक्रीम का आयतन। और आपको पता है, या एक आइसक्रीम लिख सकते हैं, ठीक है। एक आइसक्रीम का आयतन, क्योंकि आइसक्रीम में शंकु भी है और आधा गोला भी है। तो यहाँ पर हम फार्मूला रखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 10 गुणे, एक आइसक्रीम में देखिए क्या क्या है, आधा गोला और शंकु का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम रखेंगे पाई, आर की वैल्यू दी गई है 6 का स्क्वायर, कैपिटल एच दिया गया है 15 बराबर 10 गुणे अर्धगोले का आयतन यानी 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन हो जाएगा कितना? अच्छा, गोले का आयतन है, गोले का आयतन, अच्छा अर्धगोला है, बिल्कुल राइट है। और शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, पाई गुणे, इसे हम लिख सकते हैं 36 गुणे, इसको चाहे तो हम काट सकते हैं, लेकिन चलिए अभी ना काट के और आगे सॉल्व करेंगे। और यहाँ से हम लोग करेंगे पाई कॉमन, ठीक है। तो पाई हम कॉमन कर लेंगे और 2/3 आर क्यूब प्लस 1/3 आर स्क्वायर गुणे एच, एच की वैल्यू देखिए 4 टाइम है, 4r। इसे पाई से पाई तो हम काट देंगे और 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16। और इसे अब हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, इसे भी मिट देते हैं, ठीक है। इसको ही मिट देते हैं। इधर बचा हुआ कितना है? 18 गुणे 3 बचा हुआ है, बराबर में क्या है? बराबर में इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा? देखिए एलसीएम 3 आएगा, तो सेम टू सेम एलसीएम रहेगा। और यहाँ पर 2r क्यूब हो जाएगा, 2r क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4r क्यूब, 4r क्यूब, ये भाग से गुणे में आ जाएगा, तो आएगा 18 गुणे 3 गुणे 3 और 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6r क्यूब। इसे हम काटेंगे, 6 1 6, 6 3 18, तो यहाँ पर कितने 3 हो जाएंगे?
3 हो जाएंगे बराबर आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब। अगर इधर से हम लोग क्यूब हटा देंगे तो इधर क्या लग जाएगा, घनमूल लग जाएगा। और आपको पता है कि जब घनमूल लगता है तो 3 जोड़े में से, मतलब कि 3 के जो जोड़े बनते हैं उसमें से एक बाहर आता है तो आ जाएगा 3। तो त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइनल आपको करना क्या था कि बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर होगा 10 गुणे 1 आइसक्रीम के आयतन के। आइसक्रीम में 2 चीजें हैं, एक अर्धगोला है और दूसरा शंकु है। ठीक है, हमने फार्मूले को रखा, कॉमन किया, वैल्यू को रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारी क्लास आज आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।